नरेंद्र मोदी से बड़ा चुनावी रणनीतिकार इस वक्त पूरे देश में और कोई नहीं। सारे सर्वे एक तरफ और नरेंद्र मोदी का चुनाव विश्लेषण एक तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सामने बात करते हुए बहुत सी बातें कही। उन्होंने ये भविष्यवाणी भी की कि देश में तीसरी बार उनकी सरकार आने जा रही है और बड़ा स्पेसिफिक बात करते हुए आज एक आंकड़ा भी नरेंद्र मोदी ने दिया। हम सब जानते हैं अब से लगभग 2.25 महीने के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा। 100 दिन के अंदर अंदर तो उस चुनाव का नतीजा भी हमारे सामने होगा। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि इन चुनावों के बाद बीजेपी को 370 सीटें और एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें हासिल होंगी। 370 बड़ा स्पेसिफिक आंकड़ा है। प्रधानमंत्री इस आंकड़े तक कैसे पहुंचे होंगे? और प्रधानमंत्री जब ये बात पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं तो ये सिर्फ कोई इलेक्शन स्टंट तो हो नहीं सकता। ये 370 सीटें कहां से आएंगी बीजेपी को, इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा होमवर्क है। आज नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर जो बातें डायरेक्ट कहीं और जो बातें इशारों में कहीं, वो सब आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मुद्रा से लोन देकर देश के प्रधानमंत्री ने रोजगार देने का काम किया। क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते हो? सीमा करो, सीमा करो। नरेंद्र मोदी ने 2024 की इलेक्शन पिच क्लियर कर दी है। हम किस परिवारवाद की चर्चा करें? और 24 का रिजल्ट क्या होगा ये भी डिक्लेयर कर दिया है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। मोदी चुनाव कैसे लड़ेंगे, मोदी चुनाव कैसे जीतेंगे, मोदी हैट्रिक कैसे मारेंगे, मोदी कौन से मुद्दे पकड़ेंगे, मोदी किसे जेल भेजेंगे, मोदी किसे माफ करेंगे, प्रधानमंत्री ने तफसील से इसका ब्यौरा बता दिया। एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। हमारा हौसला कितना बड़ा होता है तो आज पूरी दुनिया देख रही है। चुनावी रैलियों में, पॉलिटिकल गैदरिंग में नेता बहुत सी बातें उससे बोलते भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे। हैं, मगर नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ऑफिशियली पार्लियामेंट में कहा। सीमा करो, सीमा करो, बहुत तोड़ा देश को। प्रधानमंत्री का एक एक शब्द, नरेंद्र मोदी का एक एक वाक्य रिकॉर्ड में गया है। आज से 100 साल बाद भी इसे देखा जा सकेगा, इसे सुना जा सकेगा, इसे पढ़ा जा क्योंकि सकेगा। आपकी सोच की मर्यादा देश समझ पा रहा है। 370 खत्म होते हुए देखा। इन्हीं मान्य सांसदों के आंखों के सामने और उनके वोट की ताकत से 370 गया। थर्ड टर्म, हैट्रिक, 400 सीट, रामराज, मोदी की गारंटी, लाभार्थी, विकसित भारत, अमृतकाल, गांधी, स्वराज, संविधान, लोकतंत्र, बाबा साहब आम्बेडकर, हिंदुइज्म, संस्कृति, राम मंदिर, ईडी, सीबीआई, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, घमंडिया। नरेंद्र मोदी का एक एक शब्द उनके सियासी शत्रुओं को नश्तर की तरह चुभने वाला है। मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा लें, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा।
कांग्रेस का विश्वास हमेशा सिर्फ एक परिवार पर रहा। थर्ड टर्म के लिए पार्लियामेंट रिटर्न से पहले नरेंद्र मोदी का यह आखिरी संबोधन है। यहाँ से मोदी को चुनावी रण क्षेत्र में उतरना है। मैं देख रहा हूँ अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। कुछ दिन पहले जब कर्पूरी ठाकुर रणभूमि कूच करने से पहले मोदी ने सारे सवालों के चुन चुन कर जवाब दिए। लेकिन याद करिए उस कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज से पार्लियामेंट से खड़गे को भी आंसर मिला, राहुल गांधी को भी जवाब मिला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को भी मोदी का जवाब मिल गया। कांग्रेस का विश्वास हमेशा सिर्फ एक परिवार पर रहा। एक परिवार के आगे वो न कुछ सोच सकते हैं न कुछ देख सकते हैं। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। 10 साल कम नहीं होते। 10 साल की सरकार और गिनती के 5-6 आरोप। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोधी जो पोस्टर बनाते हैं उनमें लगाए जाने वाले आरोप उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। आरोप नंबर 1, मोदी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। आरोप नंबर 2, मोदी लोकतंत्र और संविधान को कुचल रहे हैं। आरोप नंबर 3, मोदी राज में महंगाई और बेरोजगारी आउट ऑफ कंट्रोल है। आरोप नंबर 4, मोदी सरकार में गरीबों की सुनवाई नहीं होती। आरोप नंबर 5, मोदी राज में युवाओं, किसानों, महिलाओं और मजदूरों के साथ न्याय नहीं होता। और आरोप नंबर 6, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से मुसलमान डरे हुए हैं। अरुणाचल से लेकर संसद के बाहर राहुल गांधी यही सब कहते हैं और संसद के अंदर उनकी पार्टी के नेता यही रिपीट करते हैं। It has been created some sorts of apprehension, fear among the minority populations of our country. अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक हाल दिन पे दिन बुरा होते जा रहे हैं। जब गलवान घाटी में इस तरह की घटना घटी जहां हमारा 20 जवानों को शहादत देने पड़ी, आपने कह दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, कोई नहीं घुसा, कोई घुसा हुआ नहीं है। इसमें सबसे बड़ा अगर हिम्मत किसी को मिली है तो चाइना को मिले। आप देखिए, आपकी जमाने के पूरे 2014 से लेकर आज तक एक के बाद एक चाइना पॉलिसी में आप फेलियर और फेलियर अब दर्शाते हैं। हमने दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी को ऐसी फुल टॉस बॉल मिले तो मोदी 6 ही मारते हैं। मोदी ने सारे आरोपों की गिनती की, उनको नोट किया, फिर बारी बारी से जवाब देना शुरू किया। लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आई। हो सकता है आपके यहाँ पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी। क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो। बहुत तोड़ा देश को। यहाँ हमारे दादा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते। जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री कभी नहीं बोलते, मोदी उस पर भी बोले। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के परिवारवाद की जब भी चर्चा होती है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर राजनाथ सिंह और अमित शाह के बेटों की तस्वीर दिखाने लगते हैं। हाँ, ये सच है कि बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। नोएडा के एमएलए पंकज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। यह भी सच है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं का परिवारवाद कांग्रेस के परिवारवाद से अलग है। कैसे, ये प्रधानमंत्री ने समझाया। एक ही प्रोडक्ट बार बार
लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। और ये दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोली है, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। यहाँ हमारे दादा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते हैं, वो वहाँ से बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं परिवारवाद की। मैं जरा समझा देता हूँ, आज माफ करना अध्यक्ष महोदय, मैं जरा समय ले रहा हूँ। आज इस परिवारवाद की चर्चा करते हैं। अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा का जवाब देना संसदीय परंपरा का हिस्सा है। इसे एक तरह का रिचुअल समझिए, जिसे अब तक के सभी प्रधानमंत्री निभाते रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इस मौके का इस्तेमाल 2024 के चुनावी लॉन्च पैड की तरह किया। प्रधानमंत्री जब लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके पीछे 330 सांसदों का बहुमत खड़ा था। एनडीए के 38 दल मोदी के साथ हैं। 12 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। 5 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार है। देश की लगभग 60% आबादी डबल इंजन वाली सरकार को एंजॉय कर रही है और अब सामने है 400 सीटें जीतने का लक्ष्य। आपका इतना बहुमत है, अब की बार 400 पार। मोदी का ये नारा विरोधियों के दिल दिमाग पर छाया हुआ है। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400 अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में खड़े होकर अपने साथियों को भरोसा दिया कि हाँ, 400 सीटें आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। और मोदी ने अपने शत्रुओं को चेतावनी दी कि हम फिर से आ रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। राजनीति सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। माननीय प्रधानमंत्री जी, 24 के चुनाव से पहली बार बीजेपी के लिए सीटों का एक टारगेट सामने आया है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को 370 सीटें और एनडीए को 400 प्लस सीटें जीतने का टारगेट दिया है। यह टारगेट पार्टी की किसी मीटिंग में या किसी पॉलिटिकल रैली में नहीं दिया गया। मोदी ने यह नंबर पार्लियामेंट में बताया। इतनी सीटें कैसे आएंगी, कहां से आएंगी? नरेंद्र मोदी ने टारगेट तो दे दिया, क्या इसका रास्ता बताया? मोदी ने गरीबों की बात की, राम मंदिर से राम राज्य की बात की, महिलाओं की बात की और धारा 370 की बात की। पिछड़ा यानी ओबीसी और अति पिछड़ा यानी ईबीसी की बात की। हिंदू वोट के साथ गरीब वोट जुड़ेगा, उससे लाभार्थी वोट जुड़ेगा। महिला वोट और पिछड़ा वोट
ऐड होगा, तभी मोदी का वोट शेयर 50% के ऊपर जाएगा। मोदी 1 घंटा से ज्यादा बोले। हर मिनट के हिसाब से वो बीजेपी के खाते में एक एक सीट जोड़ते चले गए। 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कह कर गए थे, लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। ओबीसी और ईबीसी के मुद्दे पर मोदी कुछ ज्यादा ही कड़क हो गए। प्रधानमंत्री की तलखी समझिए और राहुल गांधी के लिए इसका चुनावी मतलब निकालिए। जिस कर्पूरी ठाकुर ने पूरा जीवन लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए, संविधान की मर्यादाओं के लिए खपा दिया, उनका अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। नरेंद्र मोदी ने स्पीडोमीटर लगा दिया है। वो सरकार के काम की स्पीड भी बता रहे हैं और इलेक्शन के रेस की हकीकत भी। मोदी सरकार ने 10 साल में 4 करोड़ घर बनाए। कांग्रेस को इतने घर बनाने में 100 साल लगते। पिछले 10 साल में 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण हुआ। अगर कांग्रेस की रफ्तार से देश चलता तो इस काम में 80 साल लगते। मोदी सरकार ने 10 साल में 17 करोड़ गैस कनेक्शन दिए। कांग्रेस सरकारों की स्पीड से काम होता तो इसमें 60 साल लग जाते। करप्शन पर मोदी आखिर में आए, लेकिन प्रधानमंत्री का सबसे जोरदार हमला इसी मुद्दे पर हुआ। मोदी ने सबसे तीखे चुनावी तीर भ्रष्टाचारियों के लिए बचा रखे थे। प्रधानमंत्री ने कमिटमेंट कर दी है, ईडी सीबीआई तो आएगी, रेड तो पड़ेगी, गिरफ्तारियां तो होंगी। कहां ले जाना चाहते हो देश को? तुम जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर और देश की भावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? प्लीज। संसद में प्रधानमंत्री का संबोधन टोका टोकी से शुरू हुआ। अपोजिशन बेंच की तरफ से डिस्टर्ब करने का भी पूरा प्रयास हुआ। 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री के आखिरी भाषण को डिरेल करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन मोदी बोलते रहे और बताते रहे कि कांग्रेस क्यों हारेगी और बीजेपी क्यों जीतेगी। जितने पत्थर उछाल लीजिए, आपका हर पत्थर भारत के समृद्ध, भारत के विकसित भारत के सपने को समृद्ध बनाने के लिए हर पत्थर को मैं काम में ले लूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पीएम मोदी ने भविष्यवाणी कर दी है कि बीजेपी 370 सीटें जीतने वाली है, लेकिन बीजेपी 370 सीटें तब जीतेगी जब यूपी की 80 में से 80 सीटों पर जीत पाएगी। लेकिन यूपी में योगी ये स्कोर कैसे करेंगे? योगी ने इसके लिए क्या तैयारी की है? राम और श्याम का वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे योगी 80/80 करेंगे? देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या तो झांकी है, योगी का काम बाकी है। यही महा आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। योगी के बजट में राम है। बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं।
योगी करने वाले धर्म के सारे काम हैं। अयोध्या है, काशी है, मथुरा वृंदावन है, नैमिषारण्य है, विंध्यवासिनी धाम है, देवपाटन है, बरेली में नाथ कॉरिडोर है। अयोध्या से राम लहर जब पूरी वेग में चलेगी तो कहां कहां से गुजरेगी, इसका रास्ता योगी ने तैयार कर दिया है। योगी का यही धर्म पथ 24 में योगी का स्ट्राइक रेट 100% करेगा। अयोध्या के साथ साथ काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य, श्रृंगवेरपुर, देवपाटन, बरेली, प्रयागराज और चित्रकूट सहित यूपी के सभी धार्मिक स्थलों का डेवलप करने का पूरा खाका योगी के बजट में खींच दिया गया है। योगी सरकार के राममय बजट का लोकसभा चुनाव में किन सीटों पर सीधा प्रभाव डालेगा, ये आज ही देख लीजिए। योगी ने नैमिषारण्य के विकास का ऐलान किया है। ये यूपी के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर यह तीर्थ स्थल मौजूद है। यहाँ भगवान राम के वनवास जाने से लेकर रावण वध तक का प्रमाण मिलता है। धरोहरा, सीतापुर, मिश्लिक और मोहनलालगंज लोकसभा में नैमिषारण्य का डेवलपमेंट राम लहर को और तेज करेगा। प्रयागराज न सिर्फ कुंभ के लिए जाना जाता है, बल्कि वनवास से पहले भगवान राम का यहाँ रुकना इस धार्मिक नगरी को राम लहर से जोड़ता है, जिसका असर इलाहाबाद और फूलपुर लोकसभा सीट पर सीधा पड़ता है। वहीं चित्रकूट के विकास का फायदा बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट पर बीजेपी को हो सकता है। योगी सरकार के बजट में श्रृंगवेरपुर धाम के विकास का भी रोड मैप है। श्रृंगवेरपुर धाम भगवान राम और निषाद राज की मित्रता का प्रतीक है। केवट ने यहीं से भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को नदी पार उतारा था। यूपी में कुल ओबीसी आबादी में 17 से 18% आबादी निषादों की है। उत्तर प्रदेश के करीब 160 विधानसभा सीटें निषाद बाहुल्य हैं, जहां पर हर विधानसभा में 90,000 से 1 लाख तक वोटर है।